process. So कहा it is become coke. That's why here I write that pure form of the unpleasant smell that is called coal. They are separating these 200 substances and using each अलग-अलग substance को अलग-अलग करते हैं. Hello friends, welcome to the second part of our chapter coal and petroleum. Okay, so in this video we are going to discuss about our first word of the chapter's name and that is coal. Okay, coal को थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं. So focus here, आपका माइंड इधर रखना और टेक्स्ट बुक साथ में ले लेना, ठीक है. So what is coal actually? Coal is a hard and black colored substance, ठीक है. कोल क्या है? तो एक हार्ड कैसा मतलब एक पत्थर जैसा, स्टोन जैसा. कोल इज हार्ड लाइक अ स्टोन एंड ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस. ओके, एंड यूज्ड टू कुक फूड कुकिंग में यूज होता था पहले, अभी भी कई जगह पे होता है. इन रेलवे इंजिन्स अर्लियर, शुरुआत के समय में, मतलब जिस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल नहीं थी, सब डेवलप हो रहा था. शुरुआत की जो ट्रेन्स बनी रेलवे, ओके, उसमें जो इंजिन्स थे दे वर रन बाय द फ्यूल ऑफ कोल. कोल को डाला जाता था उसके अंदर फ्यूल एज अ फ्यूल. ओके, और उसमें से कोल को गर्म करके स्टीम बनाया जाता था और स्टीम इंजिन्स चलते थे. और स्टीम जैसे ही निकलता वो प्रेशराइज होता और जो इंजन था वो आगे जाता था. दैट वाज द मैकेनिज्म. तो इन रेलवे इंजिन्स अर्लियर टाइम्स. फिर इन थर्मल पावर प्लांट, ओके, थर्मल पावर प्लांट में भी कोल आज भी यूज होता है. थर्मल पावर प्लांट मतलब क्या? तो थर्मल पावर प्लांट ऐसी जगह है वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ कोल. ओके, कोल का यूज करके, कोल एज अ फ्यूल यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है बहुत ही लार्ज अमाउंट में, और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी हम तक पहुंचाई जाती है, ठीक है. एक्चुअली आई विजिटेड वन ऑफ द थर्मल पावर प्लांट, ओके, एंड इफ यू गो देयर, वहां पे आपको मिट्टी नहीं दिखती, वहां पे हर जगह पे कोल होता है. ओके, वहां पे हर जगह पे कोल होता है. पूरा एटमॉस्फेयर आपको कोल के पार्टिकल्स दिखेंगे हर जगह पे, आपके पैर में भी वही आएंगे, ठीक है. तो वैसे देखा जाए तो इतना ज्यादा कोल वहां पे यूज हो रहा है. आप सिर्फ एक पावर प्लांट में मैं गया था, ऐसे बहुत सारे हैं इंडिया में और दुनिया में तो बहुत सारे. आप सोचो हर जगह पे इतने सारे कोल का अमाउंट यूज होता है जस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. और इसीलिए आपको बोला जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत करो. अल्टीमेटली आप किसको वेस्ट कर रहे हो? कोल को. और हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में दैट कोल इज एन एग्जॉस्टिबल, वो खत्म हो सकता है, ठीक है. वो खत्म हो गया तो बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है. तो इसीलिए आपको ये बताया जाता है कि सेव इलेक्ट्रिसिटी and save environment. As a fuel in many industries, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल आज भी कोल यूज होता है, ठीक है. तो ये हो गए उसके यूजेस, ये था उसका मतलब. आगे पढ़ते हैं स्टोरी ऑफ कोल, मतलब कोल कैसे, उसका हिस्ट्री क्या है, कब से कैसे बनना शुरू हुआ. ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. जैसे इसका थोड़ा पार्ट तो मैंने बता दिया था, बट हम देखते हैं. अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो. कितने? 300 ईयर्स नहीं, 300 मिलियन ईयर्स अगो की बात है. इतने सालों पहले हमारे जो भी अर्थ का एरिया था वहां पे ह्यूमंस इतने ज्यादा थे नहीं, ठीक है. तो क्योंकि सिविलाइजेशन डेवलप ही नहीं हुआ था, तो था क्या, बहुत सारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे ग्रीनरीज थी, बहुत सारे ट्रीज और प्लांट्स थे, एकदम फॉरेस्ट था पूरा अर्थ, ठीक है. और इतने डार्क फॉरेस्ट थे और वो वहीं पे थे. और नेचुरल प्रोसेसेस हुई, देखो जो लिखा हुआ है ड्यूरिंग द नेचुरल प्रोसेसेस. अभी नेचुरल प्रोसेसेस क्या होते हैं? तो कभी भी फ्लड आ सकता है, कभी भी साइक्लोन आता है, सुनामी आता है. उस टाइम पे ह्यूमंस नहीं थे तो ह्यूमंस को तो कोई हार्म नहीं होता, बट ट्रीज और प्लांट्स तो थे, तो ये सब भूकंप आ सकता था. तो ऐसी बहुत सारी कैलेमिटीज उस टाइम पे आई थी. कब? 300 मिलियन ईयर्स अगो. तो उस टाइम पे पूरा जो डार्क फॉरेस्ट रहता था, जो प्लांट्स थे उसमें, ट्रीज और प्लांट्स थे, वो सब उस टाइम पे
अंडर द सॉइल चला गया, मतलब सॉइल के अंदर बरीड हो गया, अंदर चला गया। ओके, और उसके ऊपर मिट्टी आ गई, और जैसे ही टाइम जाता गया वो जो सॉइल वाला लेवल है वो और ऊपर चला गया, मतलब कि जो फॉरेस्ट थे वो अंदर चले गए थे, जमीन के अंदर चले गए थे, बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल कैलेमिटीज वो और अंदर जाते गए। ओके, जितने अंदर जाते गए वहां पे क्या बढ़ने लगा, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब समझो, सिंपल सा बात है कि अगर वो पूरा फॉरेस्ट वाला जो एरिया है वो टूट फूट गया और सब अंदर जा रहा है, और उसके ऊपर और सॉइल आ ही रहा है, क्योंकि और सुनामी, ये नेचुरल प्रोसेसेस जो भी हो रही थी उसके कारण कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे थे एनवायरमेंट में, और उसके कारण जो ट्रीज और प्लांट्स थे दे वर बरीड अंडर द सॉइल एंड दे आर गोइंग डाउन एंड डाउन। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑन द अपर साइड। तो सॉइल के ऊपर जो चेंजेस हो रहे थे उसके कारण ये फॉरेस्ट के जो पार्ट्स थे, ट्रीज थे, सारी चीजें वो धीरे धीरे नीचे जाने लगी। तो अब जितना ऊपर, जितना ज्यादा नीचे जाएंगे उतना उसको हाई प्रेशर फील होगा ऑब्वियसली, और जितना अर्थ के अंदर जाते हो टेम्परेचर उतना ही बढ़ता है। ओके, अर्थ के अंदर आप जितने जाओ वहां पर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है। तो ये ट्रीज, प्लांट्स और फॉरेस्ट के जो भी पार्ट्स थे वो सब अंदर जा रहा था, और टेम्परेचर वहां पे हाई था। तो सिचुएशन क्या था, कैसा था, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये ऐसा कुछ सिचुएशन था उस टाइम पे। और वहां पे फिर धीरे धीरे ये जो फॉरेस्ट के ट्रीज और प्लांट्स थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, वो भी लिविंग्स हैं, ठीक है, हम उसको लिविंग कैटेगरी में ही इंक्लूड करते हैं। तो धीरे धीरे वो ट्रीज एंड प्लांट्स एंड ऑल द थिंग्स वो कन्वर्टेड इनटू कोल। ओके, धीरे धीरे वो कोल में कन्वर्ट होने लगे, और उसमें बहुत साल लग गए। ओके, बहुत ज्यादा साल लग गए, धीरे धीरे वो कोल में कन्वर्ट होने लगे। और जब ह्यूमन सिविलाइजेशन बढ़ने लगा उस टाइम पे ह्यूमंस रिसर्च कर रहे थे, माइनिंग कर रहे थे, कुछ मिल जाए जमीन में से। उस टाइम पे कहीं कोल मिला। ओके, और धीरे धीरे समझ आया कि इस चीज का कुछ ऐसा ऐसा यूज हम कर सकते हैं। ये कोल इतने सालों से बन रहा था। ओके, और वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ट्रीज प्लांट्स तो फॉरेस्ट से तो बना ही बना, और उसके साथ अब फॉरेस्ट है तो वहां पे एनिमल्स भी तो होंगे। तो एनिमल्स भी उस टाइम पे बरी हो चुके थे सॉइल के अंदर, जमीन के अंदर दब गए थे और धीरे धीरे मर गए, नीचे जाते गए। और उसके जो फॉसिल्स थे, मतलब वो लिविंग थे और वो उनकी डेथ हो गई, उनके बॉडी पार्ट्स में से कोल बना, और इसीलिए कोल को फॉसिल फ्यूल भी बोला जाता है, ठीक है, बिकॉज कोल इज मेड अप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेथ बॉडीज, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आ गया, ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल आर देयर, ठीक है। शायद ह्यूमंस भी हो उस टाइम पे होते तो वो भी बरीड हो चुके होते, और उनके बॉडी पार्ट्स भी कोल में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो सोचो, इतने सारे, अभी जो भी अमाउंट कोल का हम यूज कर रहे हैं वो इतने सालों पहले बना था, ठीक है। तो अब सोचो, अभी हम इतना ज्यादा अमाउंट में यूज कर रहे हैं तो आगे की जनरेशन को तो कोल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अब ऐसा कुछ है ही नहीं सॉइल के नीचे जिसमें से कोल बन सके, ठीक है। उस टाइम पे था, क्योंकि उस टाइम पे ह्यूमंस नहीं थे, पूरा अर्थ, पूरा एरिया जो भी था वो फॉरेस्ट से भरा हुआ था। तो दैट वाज द कंसर्न इन टुडेज टाइम। ओके, सो हमने कोल और उसकी हिस्ट्री देख ली। अब थोड़ा आगे जाते हैं। एक नया प्रोडक्ट है, कोल का ही है, दैट इज कोक। पेप्सी कोक नहीं है ये दूसरा कोक है। क्या कोक है देखते हैं, ठीक है। कोक इज अ टाइप ऑफ मटेरियल विच इज टफ, मतलब वो टफ मटेरियल है फिजिकली। पोरस, व्हाट डू यू मीन बाय पोरस? पोरस का मतलब क्या है? पोरस का मतलब ऐसा मटेरियल जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि होल्स होते हैं। होल्स नहीं बोल सकते एक्चुअली, बट आपने स्पॉन्ज देखा होगा, स्पॉन्ज, ठीक है। स्पॉन्ज के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें से एयर जा सकता है, बाहर आ सकता है, वाटर जा सकता है, बाहर आ सकता है। तो दैट इज मटेरियल इज कॉल्ड पोरस मटेरियल। ओके, वो हार्ड तो होता ही है बट उसके अंदर एयर जा सकती है। उसके ऊपर वैसे होल्स होते हैं बहुत ही बारीक। सो दैट काइंड ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड पोरस मटेरियल एंड ब्लैक सब्सटेंस। ओके, अब कोल में से बना है तो ये कोक ही ब्लैक ही होगा।
So coke is a type of material which is tough, porous and black substance. Okay, it is a pure form of carbon. ये जो है कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है. अब कोल क्या है? कोल क्या था? तो मैंने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ट्रीज और प्लांट्स में से धीरे धीरे कोल बनने लगा. एंड कोल इज नथिंग बट कार्बन. ओके, कोल जो है द ब्लैक मटेरियल यू आर वाचिंग, इस कोल के अंदर ब्लैक मटेरियल है, कोक में ब्लैक मटेरियल है. दैट ऑल ब्लैक मटेरियल्स, दैट ऑल ब्लैक पार्टिकल्स आर नथिंग बट कार्बन. ओके, और इसीलिए ये जिस टाइम पे ये बन रहा था, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से कोल बन रहा था, तो इस प्रोसेस को, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में से कार्बन बन रहा था. कोल इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ कार्बन्स. सो इस प्रोसेस को बोला गया, एक नाम दिया गया, एंड दैट वाज कार्बोनाइजेशन. क्या नाम दिया गया? कार्बोनाइजेशन. क्यों? क्योंकि लिविंग बॉडीज थे, उसमें से कोल बन रहा था, कार्बन बन रहा था. दैट्स व्हाई द नेम वाज कार्बोनाइजेशन ऑफ दिस प्रोसेस. सो कोक क्या है? इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. मतलब इसमें कार्बन जो है वो एकदम प्योर फॉर्म में है, उसमें इंप्योरिटीज नहीं होंगी. सो वी कैन डायरेक्टली यूज कोक फॉर आवर डिफरेंट पर्पसेस. तो कहां कहां पे यूज होते हैं? Used in manufacture of steel and for many other metals. तो अलग अलग मेटल्स को बनाने में, ठीक है, और स्पेशली स्टील को मैन्युफैक्चर करने में उस टाइम पे कोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कोक इज नथिंग बट अ हार्ड सब्सटेंस. ठीक है, ऑलमोस्ट कोल जैसा है, बट कोल को अगर आप उसको साफ कर दो थोड़ा, ठीक है, उसका प्रोसेस होता है, ठीक है, कोल को कोक बनाने का प्रोसेस. Why? Because it is a purest form. अब समझो कि कोल कहां से मिला? अंडर द सॉइल. अब वहां पे कोई बॉक्स में पैक करके तो नहीं रखा होगा, क्योंकि फॉरेस्ट वॉज बरीड अंडर द सॉइल एंड दैट फॉरेस्ट ऑब्जेक्ट्स वर कन्वर्टेड इनटू कोल. तो फ्री अमाउंट में ही होगा बहुत सारा कोल, तो उसको निकाल देना है. उसके अंदर भी कोई इंप्योरिटीज होंगी, कोई ऐसी चीजें मिक्स हो गई होंगी जो हमको नहीं चाहिए. हमको सिर्फ प्योर कोल चाहिए. ठीक है, तो कोल को प्योर करते टाइम दैट इज बिकम कोक. दैट्स व्हाई हियर आई राइट दैट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फॉर मेनी अदर मेटल्स आल्सो. सो दिस इज कोक. अब आते हैं कोल टार पे. व्हाट इज कोल टार? कोल टार इज अ ब्लैक एंड थिक लिक्विड. हाँ, ये कुछ नया आया. ठीक है, क्या है ये? ब्लैक कलर का तो है ही है, बट थोड़ा थिक लिक्विड है, विथ अनप्लेजेंट स्मेल. उसका स्मेल अच्छा नहीं लगेगा आपको, ऐसा स्मेल है उसका, मतलब अनप्लेजेंट, जिससे हम कंफर्टेबल नहीं होंगे वो स्मेल आ रहा है तो. सो इट इज अ ब्लैक एंड थिक लिक्विड विथ अनप्लेजेंट स्मेल, दैट इज कॉल्ड कोल टार. कोल टार इज अ लिक्विड इन स्टेट. ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बता रहा है? Coal tar is a mixture of about 200 substances. Coal tar जो लिक्विड है, थिक लिक्विड, ब्लैक कलर का, that is almost 200 substances are there in the mixture. Okay, 200 से अधिक substances मिक्स हुए हैं और उस लिक्विड को बोला गया है कोल टार. अब समझ रहे हो आप कि ये थिक वर्ड क्यों यूज किया गया है? इतने सारे सब्सटेंसेस ऑलरेडी उसके अंदर हैं, इसीलिए. ओके, और सर इसका काम क्या है बता रहा हूं. चलो नेक्स्ट पॉइंट में शायद वही आएगा. यूज्ड. ओके, वेरी गुड. चलो उसी का यूज क्या है वो समझने वाले हैं हम. यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक, क्या है ये? सिंथेटिक डाइज. हम डाइज जो बनाते हैं, ठीक है, सिंथेटिक डाई बनाने में, मतलब आप डाई कलर्ड होता है, हेयर में लगाते हैं, that is called synthetic dye. क्यों? क्योंकि वो ह्यूमंस बना रहे हैं. synthetic is nothing but man made. Okay, synthetic is nothing but man made. So used in industries like synthetic dyes बनाने में, फिर ड्रग्स बनाने में, ड्रग्स मतलब दवाइयाँ. ओके, ड्रग्स बनाने में, फिर explosives. This is a material which is used in industries for lots of processes. अब आपको मैं
ये एक्सपांड तो नहीं कर सकता, बट आप जिस टाइम पे वो पढ़ोगे हायर स्टैंडर्ड्स में, उस टाइम पे समझ आ जाएगा व्हाट इज एक्सप्लोजिव्स। ओके, बस इतना समझ लो कि दिस इज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। आगे देखते हैं परफ्यूम्स। अरे ये तो सबको पता है। ओके, तो परफ्यूम में भी कोल टार यूज होता है। तो क्या सर वो लिक्विड डालते होंगे ब्लैक? नहीं, ये यूजेस किस टाइप के हैं कि ये जो 200 सब्सटेंसेस हैं कोल टार के अंदर, तो वो सब्सटेंसेस को अलग किया जाता है, वो अलग अलग चीजें डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होती है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दैट ये 200 substances are there in coal tar. The industries are there which is just doing that. They are separating these 200 substances and using each and every single substance for different purpose. Okay, वो अलग अलग सब्सटेंस को अलग अलग करते हैं, पहले सेपरेट करते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए। जैसे जो चीज परफ्यूम में यूज होती है वो ऑब्वियसली एक्सप्लोजिव्स में नहीं होती होगी, वो ड्रग्स में नहीं होती होंगी, क्योंकि ड्रग्स का स्मेल कुछ डिफरेंट होता है, परफ्यूम का तो हमको अच्छा स्मेल चाहिए। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस। प्लास्टिक्स बनाने में भी यूज होता है, फिर पेंट्स बनाने में, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स बनाने में, मतलब कैमरा इज दैट, कैमरा रोल इज दैट, बहुत सारी चीजें हैं जिसको बनाने में कोल टार का लिक्विड है वो काम आता है। रूफिंग मटेरियल्स, ठीक है, रूफ टॉप्स होते हैं, रूफिंग मटेरियल्स को बनाने में भी कोल टार यूज होता है। सो दीज ऑल आर ऑलमोस्ट 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चंस। ये 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं, दैट एक्सप्लेन कोक एंड कोल टार। ठीक है, यू शुड एक्सप्लेन इट इन बेटर वे। कोल गैस, नाउ व्हाट इज कोल गैस? दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन। Obtained during the processing of coal to get coke. जिस टाइम पे मैंने बताया ना कि कोल मिल गया, उसको प्योर फॉर्म में डालने के लिए आप कुछ प्रोसेस करते हो एंड दैट बिकम्स कोक। तो कोल को कोक में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के दौरान एक गैस निकलता है एंड दैट गैस इज नथिंग बट कोल गैस। ठीक है, कोल गेट नहीं, कोल गैस। ठीक है, दिस इज नथिंग बट कोल गैस। किस टाइम पे मिलता है ये? ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। अब ये कोल गैस का भी ह्यूमंस ने कहीं ना कहीं यूज किया था 1810 में, और 1820 में न्यूयॉर्क एंड यूएसए ने स्ट्रीट लाइट्स जो होती है, स्ट्रीट लाइट्स रास्ते पे, वो स्ट्रीट लाइट्स का फ्यूल, एज अ फ्यूल उन्होंने कोल गैस यूज किया था। और इन टुडेज इवन बहुत सारी जगह पे कोल गैस यूज होता है, बट फॉर हीटिंग पर्पस, एज अ फ्यूल नहीं बट फॉर हीटिंग, क्योंकि कोल इज नथिंग बट कार्बन, और कार्बन का बना हुआ गैस, दैट इज कोल गैस। तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड, आपने देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, तो वैसे ही कार्बन, कोल जहां पे आएगा टेम्परेचर हाई रहेगा और उसका गैस बनाया है, तो that gas obviously will support the heating process. Okay, that supports always the heating process. दूसरा एक चीज बता सकता हूं मैं आपको, ये कार्बोनाइजेशन तो हमने समझ लिया, फिर ये जो कोक है, ठीक है, that is also tough and porous and black substance, almost कोल जैसा है ये। तो उसको अगर आप एयर की प्रेजेंस में हीट देते हो, गर्म करते हो, then it will produce CO2. It will produce what? It will produce CO2. Whenever you want to heat something, आप किसी चीज को गर्म करना चाहते हो, ठीक है, उसको हीट देना चाहते हो, that simply means your object will react with oxygen. ठीक है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हीट देते हो, गर्म करते हो, it means that object will react with oxygen in the atmosphere. अब कोक क्या है? इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, तो मैं उसका सिंबल सी लिखता हूं। अब इसको मैं गर्म कर रहा हूं, इट मीन सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, इसकी ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करूंगा एंड दिस विल गिव यू CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, समझ आ रहा है? सो दिस इज नथिंग बट ऑल अबाउट कोल, कोल टार, कोक एंड कोल गैस। ठीक है, सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा।
ओके, और मेक नोट्स ऑफ इट श्योरली, आप इसके नोट्स बनाते होने चाहिए, और यू हैव टू सेंड इट टू मी ऑल्सो। ओके, और डिस्क्रिप्शन में जो क्विज का लिंक मैंने भेजा है वो आप क्विज अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो आपको असेसमेंट होगा आपका डेली टू डेली, और आपको समझ आएगा कि आपको कितना दिमाग में पहुंचा है, ठीक है, कितना याद रहा है, आई मीन टू से। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन with different topic. Up to that, take care of yourself, keep studying and make notes of it. Bye bye.